हेलो जी, कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सोशल साइंस के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के 5 मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और इन 5 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। आंसर होगा कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके ऐसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर पर लिखेंगे कि लुई फिलिप की नीति की असफलता, यानी जो लुई फिलिप का नीति था उसमें असफलता पाई गई। दूसरा आपका हो जाएगा कि मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, यानी कि जो मध्यम वर्ग था उसके शासन पर प्रभाव पड़ा। तीसरा कि राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, यानी कि जो भी राजनीतिक दल था उसमें संगठन नहीं था, अभाव था, ठीक है। अगला हो जाएगा 4 नंबर की समाजवाद का प्रसार, समाजवाद उसमें ज्यादा हो गया था, जैसे अभी हम लोग का जातिवाद चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका हो जाएगा वो है कि इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। यानी कि जो लुई फिलिप था उसके नीति में तो असफलता पाई गई फिर भी, लेकिन जनता में उसके प्रति असंतोष था, ठीक है। और वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। इसका मतलब कि क्रांति का जन्म हुआ, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो लुई फिलिप था ना, वो उसका तो नीति में असफलता मिली ही मिली, लेकिन जो जनता थी उसे असंतोषजनक हो गई, ठीक है। और वह जनता के जो तत्कालीन कारण थे, यानी कि जो भी समस्याएं थी उसको ये हल नहीं कर पाया, ठीक है। उसमें यह असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का कारण बन गया, ठीक है। तो इतना आप लोग अगर बात लिखते हैं तो आपके एग्जाम में। तो चलिए हम 2 नंबर देखते हैं और 2 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कि 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंदी पहुंच गए, ठीक है। 1747 ईस्वी के बाद से फ्रांस में आनाम में रुचि लाने लगे और 1787 ईस्वी में कोचीन को चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिला। 19वीं शताब्दी में अनाम को कोचीन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है कि फिर भी 1862 में अनाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। उसके अगले वर्ष कंबोडिया में भी संरक्षण में ले लिया गया, ठीक है। और 1883 ईस्वी में टोकिन फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ में, ठीक है, 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया, ठीक है। तो इतना अगर बात आप लोग लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। और ये कठिन शब्द है, ठीक है। तो कठिन शब्द है तो आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। तो आपको अपना भाषा में लिखना है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं और तीसरा है कि नपाम और एजेंट ऑरेंज क्या है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि अमेरिका ने कंबोडिया में जटरील एवं वियतनाम में नपाम बम तथा एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियारों का प्रयोग संघर्ष के दौरान किया, जो अत्यंत घातक एवं पर्यावरण के लिए नुकसानदेह था, ठीक है। देखिए जो नपाम बम होता है ना वो बहुत जहरीला है और इसे ना घास भूसा जो भी चीज़ है उसको मारने में किया जाता है। जैसे कि पेड़ पौधा हो गया तो पेड़ पौधा को मारने में इसका उपयोग किया जाता है। इसको एक बार छिड़काव कर दीजिएगा तो पेड़ पौधा मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लोग करते हैं तो आपको जो भी पेड़ पौधे हैं वो मर जाएंगे नपाम बम के कारण। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे इसमें है कि पर्यावरण के लिए नुकसानदेह था। अगस्त 1964 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। इसी आक्रमण में उसने खतरनाक हथियारों, टैंकों एवं बम वर्षक विमानों के व्यापक प्रयोग के साथ साथ खतरनाक रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग किया, ठीक है। तो वो ना बहुत सारे खतरनाक हथियार का प्रयोग करके क्या किया, अमेरिका पर आक्रमण किया, लेकिन फिर भी कुछ असर पड़ा नहीं। तो आगे है कि रासायनिक हथियारों का केवल तोड़फोड़ नहीं होती, वरना इसका पर्यावरण एक मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। जो नपाम बल है, आप अगर पेड़ पौधों पर छिड़काव करते हैं तो मनुष्य को तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसे ही कुछ रासायनिक हथियार थे, नपाम बम, एजेंट ऑरेंज तथा फास्फोरस बम। ये सब एक प्रकार के बम, जहरीले पदार्थ है, ठीक है। जैसे हम लोग बम बनाते हैं ना, उसमें जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं इसी से बनते हैं। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इतना आप लोग समझ लीजिए ना कि ये जो भी थे वो क्या थे, जहर वाली चीज थे, ठीक है। इनसे क्या होता है, पेड़ पौधों को मारा जाता है। तो इसे आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं और 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो रोलेट एक्ट वही नपाम बम और रोलेट एक्ट एक ही है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो रोलेट एक्ट भी नपाम बम की एक तरह है, ठीक है। तो देखिए नपाम बम में नपाम नाम का एक कार्बनिक यौगिक होता है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा में चिपक जाता है और क्या होता है, जलने लगता है या फिर जलता रहता है। इससे विषैल गैस भी निकलती है। यहाँ पे जलता के चलता लिखा गया है, ठीक है, गलती से जलता रहता है। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर है, ठीक है। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर है जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती है, यानी कि मुरझा जाती है एवं पेड़ क्या होते हैं, मर जाते हैं। पेड़ जो है वो मर जाते हैं। अच्छा आप ही सोचिए कि जब पत्तियां मुरझा जाएगी तो क्या पेड़ जीवित रहेगा? नहीं, उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, तो क्या पेड़ जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। जंगलों को खत्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका यह नाम ऑरेंज पट्टियों में रखे जाने के कारण पड़ा। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ साथ खेतों तथा आबादी पर भी जमकर किया था, ठीक है। और उस क्षेत्र में इसका असर जन्मजात विकलांग तथा कैंसर के रूप में आज भी देखे जाते हैं। यानी कि वहाँ पे जो भी लड़के या फिर लड़कियाँ होती है वो लंगड़े उझे होते हैं, ठीक है। वो लेंगर या तो हो जाएगा, नहीं तो
लूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी देखने को हमें मिलता है वहाँ पे वियतनाम में। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर, और 5 नंबर है कि भूमंडलीय के कारण क्या थे। भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है कि भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव का स्पष्ट करें। तो चलिए हम इसको देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। तो लिखेंगे इसमें कि लॉर्ड चांसलर ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। ठीक है, जिसकी अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट का भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिना वारंट का गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन ये जो थी नियम बिल्कुल गलत थी। गिरफ्तार किया जा सकता है, इसके विरुद्ध में कोई अपील नहीं की जा सकती। भारतीय नेताओं के विरोध के बाद भी यह विधेयक लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब गलत बातें थी जो कि नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोग इतना बात लिखते हैं तो आपके एग्जाम में 2 नंबर मिलेंगे। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।